हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 9 निबंध के अंतर्गत भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस निबंध के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में भारतेंदु भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। इसके साथ ही इस निबंध में निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सांस्कृतिक निबंध है। यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिसंबर 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया है। इसमें एक ओर ब्रिटिश शासन मनमाने पर व्यंग है तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी। भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे व्यक्त किया है। अमीरों की सोच पर व्यंग। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। इस दोहे के माध्यम से लेखक ने देश की व्यवस्था के संबंध में भारतीय राजा, महाराजा और रईसों की किस तरह की सोच थी, इस पर करारा व्यंग किया है। आलस्य का त्याग करने की बात। भारतेंदु जी का मत है कि भारतवासियों को समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उनके अनुसार वही देश उन्नति करता है जिसके निवासी परिश्रमी एवं समय की कीमत समझने वाले होते हैं। वह मलुकदास के इस वाक्य के जरिए कटाक्ष करते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। देश की दरिद्रता। चारों ओर दरिद्रता की आंख लगी हुई है। लेखक कहता है, किसी ने बहुत खूब कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अंग को छिपाई जाती है। वही दशा अपने हिंदुस्तान की है। उन्नति के संबंध में लेखक कहते हैं, आगे उन्नति कहाँ कहाँ होनी चाहिए। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति हो। सब लोग ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे मार्ग में कांटा हो। चाहे लोग तुम्हें जो भी कहें, निकम्मा कहें, नंगा कहें, भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। कुशल नेतृत्व की आवश्यकता। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, किंतु उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। जैसे रेल के सुंदर एवं सुविधा संपन्न डिब्बे इंजन के अभाव में व्यर्थ हैं, उसी प्रकार कुशल नेतृत्व के अभाव में भारतवासी प्रगति से वंचित हैं। भारतवासियों में हनुमान की भांति अपार शक्ति है, पर उन्हें प्रेरित करने वाला जामवान चाहिए। भारत वर्षोन्नति के मूल उपाय। हमारे धर्म में जो गुण है उनको अच्छी तरह समझें, अंधविश्वासों को त्यागें, बाल विवाह ना करें, लड़कियों को शिक्षित करें, छुआछूत को समाप्त करें, ऊंच नीच की भावना को दूर कर सभी धर्मों के लोग परस्पर मिलजुल कर रहें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें कार्य कुशल बनाएं, लड़कों को नई नई तकनीक सिखाकर रोजगार सिखलाएं, परदेसी वस्तु और परदेशी भाषा को त्याग कर अपने देश की बनी वस्तुओं एवं अपनी भाषा को व्यवहार में लाएं, आलस्य और हठ धर्मिता को छोड़ें, छोटी जातियों का तिरस्कार ना करें तथा आपसी बैर का त्याग करें। आइए देखते हैं इस निबंध के सारांश को। यह निबंध नवोदित हरिश्चंद्रिका में 3 दिसंबर 1885 ईस्वी के 11वें अंक में व्याख्यान के रूप में प्रकाशित हुआ था। व्याख्यान में भारतेंदु ने तत्कालीन स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर भारत के प्राचीन ज्ञान गौरव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें अपनी दशा के प्रति सचेत किया है। उनके इस भाषण में उनकी चिंता भावना का निचोड़ा गया है।
इस निबंध में उन्होंने समाज सुधार, आर्थिक स्वनिर्भरता, सामाजिक एकता, राजनीतिक प्रगति, स्त्री जागरूकता आदि की बात की है। भारत की तत्कालीन दशा और भारतवासियों के आलसीपन पर टिप्पणी करते हुए भारतेंदु लिखते हैं, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ इतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। निकम्मेपन के ऐसे वातावरण में किसी देश जाति की उन्नति के लिए कितने घोर परिश्रम की आवश्यकता होगी, भारतेंदु के आगे यह एक चुनौती से कम न था। भारतेंदु जनता को तमाम अंधविश्वासों से ऊपर उठाना चाहते थे। उन्नति किसी के मुंह जोहने और किसी पंडित के उपदेश में नहीं है। वे इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली मूर्ख बोदे डरपोकने पुकरवाओगे। दौड़ो, इस घोर दौर में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। लेखक आलस्य और प्रमाद छोड़कर जातीय उन्नति के लिए आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहा है। बिना आत्मनिर्भर हुए किसी जाति की उन्नति ना हुई है, ना हो सकती है, और इसके लिए स्वयं को ही आगे आना पड़ेगा, कर्म को जीवन बनाना पड़ेगा। लेखक यही चाहता है। किसी भी तरह की उन्नति बलिदान मांगती है। यह बैठे ठाले का काम नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, गहरी नींद सोते रहो और नियति आपको सारे सुख देती जाए। उन्नति विकास के लिए आगे आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ज़रूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। भारतेंदु लिखते हैं, जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। भारतेंदु जी प्रस्तुत निबंध में एक जाति की हिचक को, भय को दूर करके इससे अंग्रेजी हुकूमत से दो हाथ करने के लिए एक नई जीवन शक्ति दे रहे हैं। अंग्रेज शासन के विरुद्ध खड़े होने हेतु जातीय एकता की परम आवश्यकता थी। धर्म, मत, बिरादरी निर्विशेष होकर ही ब्रिटिश शक्ति का मुकाबला किया जा सकता था। इसलिए भारतेंदु अपील करते हुए लिखते हैं, वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसका वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। भारत के तमाम मतांतरों की भिन्नता को तो भारतेंदु खतरनाक मानते ही थे। साथ ही हिंदू और मुस्लिम विभेद का अंग्रेज जिस तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे थे, भारतेंदु उससे ज़्यादा चिंतित थे। हिंदू और मुसलमानों की तुलना उन्होंने एक ही घर की सदस्या यानी जीठानी और देवरानी की तरह करते हुए उन्होंने इन्हें घर में आग लगाने वाली अंग्रेज जाति के प्रति सचेत किया और कहा कि घर में आग लगे तब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। भारत की उन्नति के लिए जातीय एकता बहुत ज़रूरी थी। भारतेंदु इस निबंध में इस बात पर बार बार बल देते हैं, पर अंग्रेज जिस आर्थिक शोषण के जरिए भारत को खोखला किए जा रहे थे, वह कोई कम चिंता वाली बात ना थी। भारत को आत्मनिर्भर देश देखने की आशा के साथ भारतेंदु लिखते हैं, भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग,
किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। और सभी जातीय चेतना संपन्न साहित्यकार इससे बढ़कर और क्या कामना कर सकता था। भारतेंदु का रोम रोम भारत जातीय प्रगति के प्रति समर्पित था और अपने निबंधों में उन्होंने इसे बार बार अभिव्यक्त किया है। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारे देश में प्रचलित त्योहार, व्रत, नियम आदि समाज धर्म है, परंतु बदलती हुई परिस्थितियां और समय के अनुसार इनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए थे उनका आशय ना समझ उन्हीं की उत्तराधिकारी पीढ़ी ने अपनी सुविधा और स्वार्थ पूर्ति के लिए मनमाने नियम और धर्म बना लिए हैं। ऐसे सभी नियमों और धर्मों के पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता है जिससे सच्चाई की पहचान की जा सके। ऋषि मुनियों ने नियमों और धर्मों को क्यों बनाया है, इसकी हमें वैज्ञानिक खोज करनी चाहिए और उनमें से जो बातें हमारे समाज और देश के लिए उपयोगी हो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। जिनको छोड़ने की आवश्यकता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। भारतेंदु जी कहते हैं कि हम अपने उपभोग की सामान्य वस्तु भी स्वयं निर्मित करने का प्रयास नहीं करते। हम अमेरिका में बनी धोती पहनते हैं, अंगा इंग्लैंड का तथा कंघी फ्रांस की प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। भारतेंदु जी भारतीयों में स्वदेशी भावना को बल देते हुए कहते हैं कि एक बार इज्जत का ख्याल ना रखने वाले एक महाशय एक महफिल में किसी के कपड़े पहनकर चले गए तथा उनके कपड़ों को पहचान लिया। इस पर भारतेंदु जी ने दुख जताते हुए कहा है कि आज भारतीय इतने अक्रमण्य और परालंबी हो गए हैं कि हम दैनिक उपयोग की वस्तु का भी निर्माण नहीं कर सकते। अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं और अपनी भाषा का प्रयोग करना होगा। विदेशी भाषा और वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना होगा, तभी भारतवर्ष की उन्नति संभव है। सारांशतः भारतेंदु जी के अनुसार अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करके अपने लड़कों को शिक्षा, रोजगार, कारीगरी सिखाकर देश की संपदा को देश में रखकर जो विभिन्न मार्गों के द्वारा विदेशों को जाती है, जातीय भेदभाव को मिटाकर आदि से देश की उन्नति संभव है। अपने धर्म की उन्नति करके सब प्रकार की उन्नति हो सकती है। विदेशी वस्तु का निषेध करके तथा स्वदेशी का स्वागत करके भारत की उन्नति की जा सकती है। आइए देखते हैं इस निबंध के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। अगली पंक्ति, जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। अगली पंक्ति, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुपी साधी रहा बलवाना। अगली पंक्ति, सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। अगली पंक्ति, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़ दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासिस आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर काम
कम बख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। अगली पंक्ति। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति ना करें, तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेढक, काठ के उल्लू, पिंजरे के गंगाराम ही रहे, तो हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती है। अगली पंक्ति। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाँटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छीन भी व्यर्थ ना जाए। अगली पंक्ति। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूकदास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कही गई, सबके दाता राम। अगली पंक्ति। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंब इसी तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हुस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने करवाओगे। दौड़ो इस घोर दौर में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। अगली पंक्ति। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अगली पंक्ति। अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधयते, धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिसे क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में कांटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। अगली पंक्ति। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेज़ों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। अगली पंक्ति। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटे
बचपन ही में ब्याह करके उनका बल, वीर्य, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए। नून, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। अगली पंक्ति। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। अगली पंक्ति। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। अगली पंक्ति। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो।